नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण और बात करेंगे मुसीबत में आशियाने की। जी हां, आशियाना हमारा आपका सपना है, लेकिन इस सपने पर तब ग्रहण लग जाता है जब कोई बिल्डर मनमानी पर उतर आता है, जब कोई बिल्डर कानूनों को धता बताकर सिर्फ इन आशियानों को अपनी कमाई का जरिया बना ले। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी सोसाइटी है जो सालों से बस बन रही है। फ्लैट खरीदार बस इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मिल रही है तारीख पर तारीख। कहीं सोसाइटी तैयार हो गई तो एओए नहीं बन पाया, लेकिन कहीं एओए बन गया तो चुनाव नहीं हो रहे। इन सब में परेशान है तो बस वो है फ्लैट के बायर्स। ऐसे ही तमाम फ्लैट बायर्स की आवाज बनेंगे हम। इंडिया डेली ने शुरू की है एक स्पेशल सीरीज, मुसीबत में आशियाना। तो मुसीबत में आशियाना की इस सीरीज की शुरुआत हम नोएडा में सुपरटेक बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट से कर रहे हैं। नोएडा के सुपरटेक की केपटाउन सोसाइटी सेक्टर 74 में एओए की मनमानी नजर आ रही है। सोसाइटी पर कब्जा बनाए रखने के लिए एओए यानी कि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट केपटाउन चुनाव को टालता चला जा रहा है। सुपरटेक की केपटाउन सोसाइटी में पिछली बार चुनाव साल 2019 में हुए थे, जबकि नियम के अनुसार हर 1 या फिर 2 साल में चुनाव को संपन्न करा दिया जाना चाहिए। अब एओए सोसाइटी की तरफ से चुनाव के टालने की पीछे की मंशा सवालों के घेरे में है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर या फ्लैट की बिक्री के दौरान एक मोटी रकम एओए के खाते में आती है और इस वजह से सोसाइटी के इलेक्शन को टाला जा रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि राशि में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं सोसाइटी पर अपना कब्जा बना रहे, इसलिए एओए आधे से ज्यादा फ्लैट ओनर्स को एओए का मेंबर नहीं बनने दे रहा ताकि उसका कब्जा बना रहे। लोगों का कहना है कि उन्हें नॉन रजिस्टर्ड बता करके एओए से दूर रखा जा रहा है, जबकि फ्लैट ओनर्स सोसाइटी से जुड़ी सभी गतिविधियों में जरूरी राशियों का भुगतान कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी इलेक्शन से दूर रहने के लिए यह साजिश की जा रही है। सोसाइटी के निवासियों का यह कहना है कि बिल्डर और वर्तमान एओए की सांठगांठ से मिलकर के यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अवैध एओए को हटाने के लिए और तत्काल चुनाव कराने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार फॉर्म एवं सोसाइटी को एक पत्र भी रिसीव करा रखा है। इस समय हम लोग सुपरटेक की केपटाउन सोसाइटी पे खड़े हैं। आप देख रहे होंगे पीछे सुपरटेक केपटाउन है। यहाँ पर अभी जो इनकी एओए है उसने 13 तारीख को बिल्डर से हैंडओवर लिया है, लेकिन अब एक नई जानकारी मिली है और एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि जिस एओए ने यहाँ पे हैंडओवर लिया है वो एओए वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं क्योंकि उसका इलेक्शन 2019 में हुआ था, जब उसकी सोसाइटी का गठन हुआ था, और उस एओए का उसके बाद से लगातार सम बीतने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों ने इलेक्शन नहीं कराया है। इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ का कहना है कि ये सोसाइटी वैलिड नहीं मानी जा सकती। इसका नया इलेक्शन होगा और जानकारी करते हैं यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो बताएंगे कि एओए का इलेक्शन कब हुआ था और क्या चल रहा प्रोसीजर। सर, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम श्याम शंकर है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और 2019 में यहाँ इलेक्शन हुआ था जो कि हम सब रेजिडेंट ने मिलकर करवाया था। उसके बाद यहाँ एओ बनी, उसका गठन हुआ, लेकिन 5 साल हो गए। 5 साल में एओ ने दोबारा इलेक्शन नहीं कराया। तो क्यों नहीं कराया? ये तो एओ ही बता सकती है कि क्यों नहीं कराया, लेकिन जितना मुझे मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने बोला कि 5 साल से जब इलेक्शन नहीं हुआ तो आपने इसको रिन्यू कैसे कर दिया? तो बोले हमने रिन्यू नहीं, इनके नामों को किसी को रिन्यू नहीं किया है, सिर्फ हमने जो संस्था का नाम है उसे रिन्यू किया है सिर्फ। तो हमारा कहने का मतलब है कि कम से कम रजिस्ट्रार कोई आदमी नियुक्त करे गवर्नमेंट का जो कि यहाँ पे आके हमारा इलेक्शन करवाए, ठीक है, और उसके अलावा जो एक और आदमी अपॉइंट करे जो कि यहाँ पे आके इनके मॉनिटरिंग करे, जो अभी कामकाज हो रहा है उनको मॉनिटर करे। जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन हो, इलेक्शन गठित हो और यहाँ पे लोग जो सही चुने हुए लोग हैं प्रतिनिधि वो आए और वो इसे अच्छी तरह से चलाएं। हमारा यही मोटो है। हम
सपोर्ट में है एओए के कि वो हैंडओवर ले चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि कम से कम जैसा उसने बोला कि 3 महीने के बाद इलेक्शन करा देंगे, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर रही है। इवन जो वो एओए कोई पारदर्शिता नहीं रख रही है, बता नहीं रही है उसका कितना खर्चा है मंथली, कितना क्या है, कितना कैंप देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो लोगों के मन में असमंजस है कि वो कितना कैंप पे करे। अब आप एक चीज देखिए कि पहले हमारे से मेंटेनेंस में जो कॉमन एरिया का मेंटेनेंस है उसका पैसा लिया जा रहा था ऑलरेडी। हम लोगों ने केस डाला पीवीएनएल को कि जी हमारा सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाए, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या गेम खेल दिया कि वी कैप चार्जेस जो होता है कॉमन एरिया का चार्जेस हम ऑलरेडी दे रहे थे मेंटेनेंस में, वो यहाँ से भी लगाना चालू कर दिया। तो वो हटना चाहिए। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि वो हटना चाहिए। जीएसटी अब एओए हो गई है तो नहीं लगना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि जो बिल्डर था और एओए में अंतर ही क्या रह गया? बिल्कुल सही, अंतर ही नहीं रह गया। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जो भी वेंडर सिलेक्शन है उसमें पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि पारदर्शिता हो, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और बिल्डर इसका नापायक फायदा भी ना उठाए जो इन्होंने लूज पोल छोड़ दिया है, क्योंकि ये लीगल तो है नहीं है बॉडी। कल की डेट में अगर मान लो जाके वो कोर्ट से स्टे ले आता है या कुछ ऐसा कर देता है तो फिर तो हम वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। तो हम तो चाह रहे हैं कि एओए लीगल एओए है वो हैंडओवर ले, उसको चलाए और अच्छे तरीके से चलाए, जिससे कि वी कैप भी हटे, जीएसटी भी हटे और रेजिडेंट को पता लगे कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, ये वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चीजें हैं और इतना बढ़िया तरीके से चल रही है। यही हमारा कहना है। आपका नाम है आपका और क्या समस्या है और क्या जानकारी है आपकी? मेरा नाम मानिक धर है। ये जो एओ ने हैंडओवर लिया है ये एक्चुअली एक फोर्स हैंडओवर है, ये ऑफिशियल हैंडओवर नहीं है। हैंडओवर जो लिया है उससे हम बहुत खुश है, पूरी सोसाइटी खुश है, नो डाउट हैंडओवर लिया है। बट जो अकाउंट्स की विजिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है कि हमें हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है, किस एजेंसी को लिया है, क्या पेपर वर्क है, कुछ भी नहीं बताया गया रेसिडेंट्स को। एओ को एक मीटिंग रखनी चाहिए थी, वो भी अभी तक एओ ने नहीं रखी है। हालांकि एओ के जो मेंबर्स है वैलिड नहीं है, बट स्टिल उन्होंने हैंडओवर ले लिया, ठीक है। बट क्या उन्होंने रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग रखी? नहीं रखी। क्या उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस एजेंसी को रख रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या उसका डॉक्यूमेंट शेयर हुआ, कितने साल का अग्रीमेंट है, क्या है, कुछ नहीं बताया गया है। तो एओ को एक मीटिंग रखनी चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए ये सारी चीजें, और ऐसे ऐसे आगे 6 महीने में सोसाइटी चलेगी, ये खर्चे होंगे, ये एक्सपेंसेस होंगे, ये लायबिलिटीज होंगी, ये उनको करना चाहिए जो अभी तक नहीं किया। और ये क्यों छुपा रहे हैं, ये एक मेरा कंसर्न है। वो एक मीटिंग रख ले और मीटिंग में ये भी अनाउंस कर दिए कि जो श्याम शंकर जी ने कहा कि इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, अब तो कर दें इलेक्शन, आप इलेक्शन करिए और जो श्याम शंकर जी ने पॉइंट्स रखे हैं उसको रखते हुए नेक्स्ट मीटिंग में अनाउंस कर दें कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं और जो आना चाहते हैं आए, अपने पॉइंट्स रखें। यहाँ तक कि किसी रेजन के पॉइंट भी नहीं लिए गए हैं, ना कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी बनाए, उसके बाद आप इलेक्शन करवा के जैसे चलाना सोसाइटी को चलाएं, बट जो भी एओ आए वो वैसा ऑपरेट ना करे जैसे वाईजी स्टेट कर रहा था, एजेंसी बिल्डर कर रहा था। वो ओपनली करे, रेसिडेंट्स के साथ रेसिडेंट्स बन के करे। दस मैं मतलब रेजिडेंट को भी पता होना चाहिए कि किस एजेंसी को हायर किया गया है या उनको क्या चार्जेस दिए जा रहे हैं। छुप छुप के काम करने कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक सोसाइटी है, रेसिडेंट्स यहाँ रहते हैं, सबके साथ मिलकर काम करें, छुपा के रखने वाली कोई बात नहीं है। आप ये करें तो आप भी आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आप ही अगले एओ के अध्यक्ष बन जाए, हम ये नहीं करें अगर वो, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी तो रखिए रेसिडेंट्स के साथ। मेरा बस यही पॉइंट है। जैसे अभी जो सोसाइटी में कितने रेजिडेंट रह रहे हैं और लगभग क्या कलेक्शन आ रहा होगा? कलेक्शन का भी, क्योंकि पहले बिल्डर पे था ये, तो इस वजह से बिल्डर ने तो ये चीज़ ओपन आज तक नहीं की है, क्या कलेक्शन आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ है। अभी 13 तारीख में इन्होंने हैंडओवर लिया है, उनसे यही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जो मतलब चाहे 10 दिन का या 20 दिन का जो भी मतलब हम पे कर रहे हैं वो आप बताइए कितना खर्चा हो रहा है सोसाइटी का, और एक जो भी एजेंसी मतलब यहाँ के लिए नियुक्त की जाए उसको पारदर्शिता से बता दिया जाए भैया, और महीना या 20 दिन जो भी ये लेना चाहें उस चीज़ को बता दें भैया। महीना भर तक हम सारा पूरा डेटा मतलब कितना हमारे पास पेमेंट आ रही है, कितने हम खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो ये चीज़ है बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है इलेक्शन, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो इस सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता। एक नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स का पॉइंट है, जो नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स है उनको तो अलग ही कर दिया गया है, जैसे सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है। उनको क्यों अलग रखा गया नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स को? क्यों उनको वोट देने नहीं जा रहा है? क्यों उनको जो मेंबरशिप मिलती है कि क्यों नहीं दी जा रही है? यहाँ आसपास की सारी सोसाइटीज में नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स को मेंबरशिप दी गई है, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं दी गई? एक पॉलिटिकल नॉन रजिस्टर्ड क्या है? हाँ, मैं एक चीज यही बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ ओनर की रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई है? कि बिल्डर ने का बकाया है अथॉरिटी पे 400 करोड़ या 600 करोड़ जो भी अमाउंट है, लेकिन वो अमाउंट इन्होंने नहीं दिया है बिल्डर ने, तो उसके एवज में उन्होंने रजिस्ट्री बंद कर रखी है कि रजिस्ट्री नहीं होगी। तो जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है लेकिन उसको पोजीशन मिल गया, क्या उसका वोट देने का अधिकार नहीं है? नहीं, रेजिडेंट तो है ही, उसने पेमेंट तो दिया हुआ है। दूसरा ये क्या गेम खेल रहे हैं कि 1000 रुपए दो, मेंबर बनो,
जिनकी रजिस्ट्री भी हो भी गई है उनको भी 1000 रुपए दो और आप मेंबरशिप लो। इवन मैंने 1000 रुपए, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 साल पहले देके मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, अभी तक उन्होंने मेरा मेंबरशिप दिया ही नहीं। एओए ने आज तक 5 साल में ओपन एयर मेंबरशिप का कोई सिर्फ अपने लोगों के उसने मेंबर्स बनाए हैं, क्योंकि उसको यह है कि मेरे मेंबर होंगे, 200-300-400 जो भी बना लिया उसने अपने अपने लोगों के बना दिए कि इलेक्शन हो तो मैं बोलूंगा कि यही लोग वोट डाल सकते हैं, वो लोग वोट डालेंगे और वो जीत जाएगा। मतलब इस तरह के गेम प्लान चल रहे हैं यहाँ पर। ओनर्स को भी नॉन रजिस्टर्ड ओनर को भी वोट देने का अधिकार है और उसे मिलना चाहिए। इसके सपोर्ट में हम, क्योंकि उसने घर ले लिया, वो कैंप पे कर रहा है, तो क्या उसका वोट देने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं दे सकता वो? है ना? बिल्डर को पेमेंट दिया है तो रेजिडेंट तो है ही है वो। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम हिमांशु झा है। और इन्होंने जो पॉइंट रखा था अभी कि जो नॉन रजिस्टर्ड बायर हैं तो उनको वोट का अधिकार नहीं है। जब उनको ये एओए को ये पूछा जाता है कि ऐसे क्यों नहीं है, अदर सोसाइटी में यदि है तो ये अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि जब अदर सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं कि वहां पे उनको वोट देना है तो यहाँ के लिए तो एओए का कोई अलग से रूल तो नहीं बनेगा कि हाँ उनको रजिस्टर्ड उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज, बहुत सारे ऐसी चीज हैं। जब भी इलेक्शन की बात आती है तो ये बोलते हैं कि हर हमेशा 144, मुझे लग रहा है कि कोरोना टाइम से 144 बार 144 धारा लग गया होगा, लेकिन इन लोगों का अभी तक वो 144 धारा नहीं हटा है और यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं तो क्या ये लोग कहते हैं कि 144 लगा हुआ है? Exactly, जब भी इनके वर्डिंग होते हैं तो धारा 144 लगा हुआ है। और ये सिंपल सी बात है कि इन चीजों को लेकर के यहाँ पे ये तो है नहीं केवल यहाँ के 2-4 लोग चुने हुए हैं वही केवल इन चीजों को डिसीजन लेने 144। इसमें हो सकता है कि यहाँ के जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो भी उनका सपोर्ट करते हैं और उसके सपोर्ट की वजह से ही ये 6 साल में, वैसे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार 5 साल में चेंज हो जाती है, बट इन लोगों की अभी 6 साल होने जा रहा है और उनकी 6 साल में इनका एक एओए का मतलब इलेक्शन नहीं हो पाया है। मतलब इससे ये लगता है कि ये लोग कितने केयरलेस हैं और ये कितने मतलब अंदर से मोटे बना के बैठे हुए हैं। पैसे ही इससे यही क्लियर होता है कि ये पैसे बना के बैठे हुए हैं और इसलिए यहाँ से हटना नहीं चाहते। कुर्सी पे मतलब कहते हैं ना अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो यही इनका मेन मोटो है और यही हैंडओवर। अगर मान लिया हैंडओवर नहीं भी मिला होता तो भी इलेक्शन तो ये करा ही सकते थे, इलेक्शन करा करके। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि नॉन रजिस्टर्ड जो मेंबर है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे कितने यहाँ पे रेजिडेंट हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं और उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है, बट लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय करीब 1000 से ऊपर रेजिडेंट्स ऐसे थे जो जिनके पास ये अधिकार नहीं था। तो मतलब क्या उनके पास जो है वो मेंबर भी नहीं है कि केवल उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है? मेंबर भी नहीं है, वोट देने का अधिकार ही नहीं है, और वो तो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अब तो रजिस्ट्री भी बंद है। तो जैसे जो जिन लोगों की रजिस्ट्री बंद है तो इन लोगों ने क्या मेंबर बनने के लिए प्रयास किया? नहीं, बोलते हैं, लेकिन ऐसा ये एआईओ प्रदान कर सकती है, मतलब वोट का देने का अधिकार ये अपने बायलॉज में दे सकते हैं। तो उस चीज में इन्होंने ना कार्रवाई की है ना करेंगे शायद, जबकि और सोसाइटी में हो चुका है भाई। ये खुद ही मतलब एआईओ ऐसा प्रावधान बनाएगी कि जिन्होंने फ्लैट जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है वो भी वोट डालें। जब वो सब चीज दे रहे हैं, अपने पे कर रहे हैं, तो वो वोट क्यों नहीं डाल सकते? नहीं, जैसे रजिस्ट्री नहीं होना ये तो बिल्डर की कमी की वजह से है, तो रेजिडेंट इसके लिए भुगतान क्यों करे और वो क्यों पे करे? देखिए, रेजिडेंट्स के वोटिंग अथॉरिटी तो वो दे सकती है एओए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। 5 साल से ऊपर अभी तक इलेक्शन दोबारा कराए नहीं गए। एक बार इन्होंने ट्राई किया कि हैंडओवर लें, उस टाइम पे बिल्डर के कारण नहीं दे पाए, इन्होंने 2 दिन बाद वापस दिया। हैंडओवर एक अलग चीज है और इलेक्शन होना तो एक अलग चीज था। ये हमेशा ही इसी चीज के ऊपर कर रहे थे, जब कोई इलेक्शंस का माहौल बने तब ये हैंडओवर की बात शुरू कर दो। अगर नहीं कुछ इशू आया तो फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में बांटना बंटवारा शुरू कर दो। जब इनका मन करेगा तब सब कुछ सही है। ये एज पर लॉज में अमेंडमेंट करके नॉन वोटर्स में है। मैं पहले मैं मयूर विहार में रहता था, मैं एक टेनेंट था, उस टाइम पे मेरे पास वोटिंग राइट्स थे बिकॉज मैंने मेंबरशिप दिया, मैंने मेंबरशिप की एनुअल फी भर रहा हूँ, या मैंने मेंबरशिप लेने के बाद मैं अपना वहां पर रह रहा हूँ, मेंटेनेंस दे रहा हूँ, तो मुझे वोटिंग राइट्स होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, सबके रिन्यू हो रहे हैं, लिफ्ट का रिन्यू हो रहा है, मेंटेनेंस का हो रहा है, फैसिलिटी का हो रहा है, बाकी ये जो भी हमारी फैसिलिटीज है उस सबका एग्रीमेंट रिन्यू हो रहा है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी एग्रीमेंट किसी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट कर ले, खुद का इनका कार्यकाल इतना है नहीं, उस एग्रीमेंट का इतनी हाई अमाउंट की दे रहे हैं। जैसे लिफ्ट का है वो करोड़ों रुपए का कहानी है, साल की मेंटेनेंस है, उसके अंदर कितनी इन्होंने कितने एजेंसी से इन्होंने अपनी कोटेशंस मंगवाई है और किस कोटेशन के बेस पे काम किया है। ये सेम चीज वही हो रही है जो सुपरटेक करता है, उसी चीज के ऊपर ये चल रहे हैं। सेम देखा आपने कि यहाँ के जो रेजिडेंट कह रहे हैं कि जो बिल्डर करता था हैंडओवर के बाद आज जो एओए पुरानी वाली है जो इनवैलिड है,
जो इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। अब पहला इश्यू तो यही है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती। क्या वो नहीं चाहती कि बाकी रेजिडेंट को पता चले कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। इनका कहना है जब बिल्डर्स ने यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई थी उनको इन्होंने हटाया और आज जो है फिर उन्हीं को इन्होंने फिर खुद लगा दिया। तो क्या पहले जो भ्रष्टाचारी थे, सही ने काम नहीं करते थे, आज वो एकदम साफ सुथरे हो गए। तो ये बताइए कि जो पहले सिक्योरिटी थी उसको हटाया गया, आज उन्हीं को क्यों लगा लिया गया और किस आधार पे? ये तो ये बताएंगे ना कि किस आधार पे उन्होंने दोबारा उसी सिक्योरिटी को लाया है उन्होंने। भाई पहले रेजिडेंट को उनसे सिक्योरिटी नहीं मिलती होगी तभी तो हटाया गया हो। नहीं, ये तो सिक्योरिटी ना मिलती थी ना अभी मिल रही है। तो ये डिपेंड करता है ईओ पे, उन किसको लाएंगे। एटलीस्ट देखिए, सबसे पहले बात तो इलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन पिछले 5 साल से हुआ नहीं है यहाँ पे, और जिसके कारण से उनका मोनोपोली बना हुआ है यहाँ पे। अब वो क्यों कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं ये उन्हीं बता सकते हैं कि वो फेविकॉल चिपका के बैठे हैं या पैसे चिपका के बैठे हैं। ये तो ये बताएंगे। तो उसमें क्या मतलब कुछ लगता है आप लोगों की कोई भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, इसकी वजह से वो लोग इलेक्शन नहीं चाह रहे? तभी अगर भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है तभी वो मतलब कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी करके दे दे तो वो सिर्फ उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। अपार्टमेंट एक्ट को बदला भी जा सकता है और एओ के पास पावर होती है बदलने की। तो नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स को भी चाहिए कि वो इनको मौका दे और इनको वोटिंग राइट्स दे। और दूसरा जो भी है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी जरूर रखना चाहिए, और एक तो इलेक्शन तुरंत करवाएं ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और नई एओ आए और अपना काम धाम संभाले, या ये भी है जो भी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एओ जो है तुरंत इलेक्शन करवा के सोसाइटी को जितना ढंग से चल सकती है वो चलाए। सर आपका क्या नाम है और क्या समस्याएं हैं? मैं प्रियेश रंजन हूँ, मेरा भी फ्लैट है यहाँ पे, मैं करीब 2015 से यहाँ पे हूँ। तो मेन हमारा मुद्दा वही है कि एओए जब ने हैंडओवर ले लिया, सबसे पहले जीवीएम हो। हमारा जीवीएम आज तक नहीं हुआ है, तो जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। जनरल बॉडी मीटिंग के लिए तो हमें लग रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार ने निर्देशित भी किया था, उसके बाद भी शायद आम सभा की बैठक हुई नहीं हुई है अभी तक। तो जीवीएम सबसे पहला मुद्दा है और प्रॉपर एओए का इलेक्शन होना चाहिए। अभी क्या है, इलेक्शन हर सोसाइटी में आसपास आप देखिए इलेक्शन का कोई टेन्योर होता है, एक एओए आती है 2 साल 3 साल रुकती है, तो बायलॉज में लिखा होता है। एओए जो बनी है वही एओए चल रही है और जीवीएम अब तक नहीं हुआ। तो रेसिडेंट्स की समस्याएं वो कहाँ बोले, बिल्डर तो चला गया, एओ है बची है, तो एओ बची है तो एओ तरीके से अपना कामकाज करे और सोसाइटी को, हमें खुशी है कि एओए आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब खुश हैं। बट ये है कि प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए काम, तो यही हमारा एक। लेकिन कुछ रेजिडेंट का तो कहना ये भी है कि बिल्डर और जो एओ है कोई अंतर महसूस ही नहीं हो रहा है हमें। अभी शायद इनिशियली नहीं हो रहा है, कोशिश है एओए की होगी, बट जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोचेंगे कि रातों रात एक चेंज दिन हो में जाएगा, यहाँ पे राम राज्य आ जाएगा तो नहीं होगा। नहीं अंतर तो तभी लगेगा ना जब इलेक्शन हो जाए और रेजिडेंट के साथ पारदर्शिता हो। चीज और भी, मैं देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि और किसी का हो अभी, कि ये फोर्सफुली हैंड ओवर भी जरूरी था। बिल्कुल मैं बताता हूँ उसका रीजन आज से साल भर पहले कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, एनसीएलटी ने भी ऑर्डर दे दिया, अथॉरिटी ने तक ऑर्डर दे दिया कि हैंडओवर करो। वाईजी कभी भी सुपरटेक अपने से हैंडओवर करने वाला नहीं था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि फोर्सफुली गलत हुआ ना, वो गलत कह रहा है। ये यहाँ पे सही है, ये फोर्सफुली हैंडओवर ही एक ऑप्शन रह गया। लेकिन एक ये भी आवाज उठ रही है कि शायद बिल्डर की सहमति से तो नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डर की सहमति होती तो बिल्डर रोज बाउंसर लेके यहाँ क्यों खड़ा होता? आप एक बात बता दो, बिल्डर रोज बाउंसर लेके यहाँ पहुंचने के अंदर कोशिश कर रहा है, क्यों खड़ा होता? पिछली बार भी अगर ऐसा ही होता, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होगा, इनवैलिड एओए रहेगी, तब तो वो हमें लग रहा है धीरे से कब्जा ले ही लेगा। बिल्कुल, अगर ये छोड़ दे तो इनवैलिड एओ है या नहीं है ये तो बात की बात है। यही एक मुद्दा है कि जो हमने एओए को भी बोला था और रेजिडेंट को भी बताने की कोशिश की कि जब ये इनवैलिड है तो यही एक गेम है जो खेल सकता है बिल्डर ये गेम खेल सकता है कि भाई ये तो ये इनवैलिड है, कोर्ट से जाके स्टे ले आएगा या कुछ ऐसा काम करेगा और फिर से कब्जा कर लेगा। तो हमारा मकसद ही यही है कि इलेक्शन हो जिससे ये सब सारी चीजें खत्म हो। लोगों ने डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ से कहीं मुलाकात की या कोई? हम लेटर देने के लिए हम जा रहे हैं कि हम एक लेटर लिख के देंगे कि यहाँ जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराया जाए, यहाँ पे अपना इलेक्शन वो अपना एजेंट नियुक्त करे। भाई हम लोग मिले थे, डिप्टी रजिस्ट्रार से हम मिले थे, मैं और नरेश जी दोनों गए थे डिप्टी रजिस्ट्रार के पास। उन्होंने बोला कि वी आर शॉक्ड कि पिछले 5 साल से इलेक्शन कैसे पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। ये एनसीएलटी के एक्सपर्ट है, ये और वो हर साल रिन्यू होता है इनका, हर 5 साल में जो अब रिन्यू हो गया, और ये ऐसे कैसे रिन्यू हो गया? पहले सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो इन्होंने गलत पेपर दिए या उनको मिसगाइड करा, नहीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार इतने ओहदे पे बैठे वो ऐसे कैसे रिन्यू कर देंगे?
तो ये देखने वाली बात है कि अब तो उनको पता लग चुका है ना कि ये इलेक्शन नहीं हुए, तो अब उनको एक्शन लेना चाहिए। जोड़ देता हूँ, रजिस्ट्रार से जैसी हमारी बात हुई तो वो बोले कि मैंने उनके किसी भी नाम को रिन्यू नहीं किया है, ऑफिस बैरर को किसी को रिन्यू नहीं किया, सिर्फ संस्था के नाम को हमने रिन्यू किया है। तो इनमें से कोई लीगल नहीं है, इसी बात का बिल्डर फायदा उठाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि हैंडओवर बढ़िया तरीके से हो, बिल्डर ना आ पाए, उसके लिए हम बैरिकेड करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सब चीजें अथॉरिटी को भी बीच में डाला जाता है, सबकी लेनदारी देनदारी तय की जाती, उसके हिसाब से भी रिन्यू आना चाहिए था। अभी तो जो ये तो लूज फोन जानबूझ के सर्विसेज का हैंडओवर हुआ है, सर्विसेज का भी हैंडओवर क्या फोर्सफुली टेक ओवर हुआ। हम कहते हैं अच्छी बात है ले, मगर साथ में फाइनेंशियल जो चीजें हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स है, वो भी तो हैंडओवर टेक ओवर होना चाहिए कि अब उनका क्या लेनदारी है, क्या उनका बनता है। बनता भी है कि देनदारी बनती है हमारी एसोसिएशन, बल्कि ऐसे से उनकी बनेगी। इतने सालों से जो कलेक्ट हुआ है वो पैसा गया कहाँ, कि वो सर्विस तो हुई नहीं। अब सर्विसेज नहीं हुई तो पैसा या तो गबन हुआ यहाँ से, या वो इनके पास पड़ा हुआ है तो हमें दे, एओ को दे। देखिए फैक्ट है कि सारे पैसे खा गया भाई जी, हमारी कोई देनदारी नहीं बनती। इवन सर देखिए एओ यहाँ 5 साल से है, आप लोगों को पता हो कि 0.5% पैसा 0.5% जो रजिस्ट्री होती है उसका एओ के अकाउंट में जाता है, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। 5 साल से हम हिसाब मांगते हैं एओ से कि जो वो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो भी कम नहीं है, लाखों में है। आप यहाँ पे सपोज कीजिए एक फ्लैट 80 लाख में बिकता है, 1 करोड़ में बिकता है, उसका 0.5% इनके अकाउंट में जाता है। इनका क्या खर्चा है नहीं खर्चा है 5 साल से कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। अब जैसे हम लोग रेजिडेंट हैं, हम भी 5 साल 6 साल से यहाँ हैं, एओ के सारे मेंबर जो बॉडी मेंबर हैं वो भी तो यहाँ हैं, तो उन्होंने आज तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई। अगर ये वाईजी का जो अब वो कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं तो 5 साल से क्या थी, उनकी आंखें बंद थी, सो रहे थे। और नॉन रजिस्टर्ड लोग जो हैं उनको मेंबर नहीं बनाया जा रहा। क्यों नहीं बनाया जा रहा? स्कैम हम दे रहे हैं, बिजली का पैसा हम दे रहे हैं, क्लब की मेंबरशिप हमसे हमने ले ली। हम जैसे नॉन रजिस्टर्ड बैठे हुए यहाँ 5 नॉन रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? नॉन रजिस्टर्ड का मतलब जिस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई मगर उसके कैंप तो पूरा लिया जा रहा है, बिजली का पैसा पूरा लिया जा रहा है, क्लब की मेंबरशिप आपने उसको दे दी, तो वो बेचारे ने क्या गलती करी है? आसपास की 4 सोसाइटियां में आप घूम लीजिए, किसी एक में भी ऐसा हो कि नॉन रजिस्टर्ड को उन्होंने मेंबर नहीं बनाया। जिसके पास बीबीए यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट है या पोजेशन लेटर है, उसको पॉइंट ब्लैंकली वो मेंबर बनता है। 1000 रुपए की फीस जमा कराओ, मेंबर अलाउड। मगर हमारे एओ ये बनाते नहीं। क्यों? अगर बना देंगे तो मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, मेंबर ज्यादा हो जाएंगे तो वोट कैसे कंट्रोल होंगे? इवन सर देखिए एक मुद्दा और उठा था पिछले इलेक्शन में नॉन मेंबर मेंबर को लेकर के। इवन पिछला इलेक्शन भी जो हुआ और ये लोग जीत के आए ये इन्होंने भी 1000 रुपए उस टाइम नहीं लिया गया था। इस चीज को खत्म ही कर दिया गया था कि 1000 रुपए लेके मेंबर बनाओ। बाय डिफॉल्ट जिसके पास रजिस्ट्री है वो मेंबर है, ये इन्होंने कर दिया था। टोटल यहाँ पे जो रेजिडेंट कितने हैं और नॉन रजिस्टर्ड कितने माने जाते हैं? यहाँ पर तकरीबन आप मान के चलिए 4900 प्लस के फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 42 के टावर्स हैं यहाँ पर, और उसमें से तकरीबन जो 2200 प्लस यानी 2200 और 2500 40 फ्लैट ऑक्यूपाइड है, 49 है जिसमें 40 ऑक्यूपाइड है। 40 रजिस्टर्ड कितने हैं? तकरीबन 2200 से 2500 के बीच में नॉन रजिस्टर्ड। 50% अप्रोक्सीमेटली 50% है नॉन रजिस्टर्ड, और वो ओनर रह रहे हैं यहाँ पर। मगर आज हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री नहीं, हमारी सुनवाई नहीं। देखा आपने कि इनका कह रहे हैं एक तरफ तो बिल्डर ने इनको पीड़ित कर रखा है कि वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, दूसरा जो इन्हीं के लोगों के द्वारा बनाई गई एओए है वो इनको अपना मेंबर भी नहीं मानता। अब जिन लोगों ने बिल्डर को पैसा दे रखा है, फ्लैट का पोजीशन ले रखा है और सोसाइटी के तमाम चार्जेस भी वो दे रहे हैं, इसके बाद भी वो नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो कि इनकी संख्या 50% की है। अगर इनको मेंबर नहीं बनाया जाता तो क्या उनकी मंशा एओ की ये है कि वो इलेक्शन एक तरफा करा पाए? क्योंकि अगर पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कराना है तो इनको रजिस्टर्ड जो मेंबर बनाना पड़ेगा। ये मेंबर बनेंगे तभी ये अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये लोग रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे करके, और सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और जितना एओए के खाते में पैसा पहले से जा रहा है उसका ऑडिट हो, उस पैसे का क्या यूज हुआ और कहाँ पे खर्च किया गया। कमल के साथ इंडिया डेली के लिए संतोष पाठक, नोएडा। इस संबंध में जब डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटीज ऋषभ कुमार अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि वो सारे मामले को देख रहे हैं और जांच और पड़ताल के बाद ही कुछ कह पाएंगे। यानी अधिकारियों के पास भी सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं थे, वो भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए।
इस संबंध में पत्रावली का परीक्षण करके पत्रावली निकलवा लेते हैं, उसका परीक्षण करा करके और जो वस्तुस्थिति होगी उसको देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर लेंगे इस पर। तो सर जैसे अगर मतलब इलेक्शन ड्यू है, माने 2 साल 4 साल हो चुका है, तो क्या वो अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं? इस संबंध में एक बार पत्रावली देख करके ही कुछ कहना उचित होगा कि किस लिए ऐसा, जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव के समय से नहीं हुआ है, तो किन कारणों से चुनाव नहीं हुआ है, वो एक बार उसका परीक्षण करके तब फिर हम इस पर आपको कोई बात कहते हैं। तो मुसीबत में आशियाना इस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही।